अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमारा दूसरा लेक्चर है एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1100 से 1500 तक। लास्ट लेक्चर में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया था और हमने उसे ख़त्म किया था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स पर। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कब हुई थी? 1066 में। इसमें आखिरी एंग्लो सैक्सन बादशाह को डिफीट किया था विलियम द कॉन्करर ने। विलियम द कॉन्करर कहाँ से आया था? नॉर्मंडी, फ्रांस से। तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट। एंग्लो सेक्सन से आगे जब हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस कॉन्क्वेस्ट ने एंग्लो सेक्सन्स पर क्या असर डाला था, उनके मुआशरे पर, उनके लिटरेचर पर, उनकी लैंग्वेज पर, उनके लाइफस्टाइल पर। सबसे पहला क्या था? एंग्लो सेक्सन्स एक्सेप्टेड द सिचुएशन। सबसे पहली बात यह थी कि एंग्लो सेक्सन्स ने इस नई सूरत हाल को कबूल कर लिया था। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ, यानी हार जाने के बाद इस शिकस्त को कबूल किया गया और फिर एक नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफस्टाइल कहिए कि स्टार्ट हुआ। और जहां पर इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, इस लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे जिनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2, एंग्लो सेक्सन राइटर्स डिस्प्लेस्ड। जिस तरह से एंग्लो सेक्सन बादशाह गायब हुए, उसी तरह से एंग्लो सेक्सन पीरियड के जो राइटर्स थे, थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो भी डिस्प्लेस्ड हो गए। इंग्लिश लाइफस्टाइल ओवरशेडोड। एंग्लो नॉर्मन्स के आने के साथ जो इंग्लिश लाइफस्टाइल था वो ओवरशेडो हो गया। किससे ओवरशेडो हो गया? दो चीज़ों से। नंबर 1, चूंकि नॉर्मन्स जो थे वो फ्रेंच थे और वो उनकी लैंग्वेज भी फ्रेंच थी, तो लैंग्वेज ज़ाहिर है अफेक्ट करती थी लाइफस्टाइल को। तो इंग्लिश लाइफस्टाइल ओवरशेडो हो गया फ्रेंच लाइफस्टाइल से। सेकंड, इसमें जो एलिमेंट था वो था रिलीजियस एलिमेंट। चूंकि रिलीजन की लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज थी, तो इससे भी इंग्लिश लाइफस्टाइल जो है वो खासा मुतासिर हुआ और इस बिग चेंज ने बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर किया लिटरेरी जॉनरास और लिटरेरी ट्रेंड्स को। नंबर 4, नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम राइटर्स, आर्टिस्ट, सोल्जर्स एंड स्कॉलर्स। डॉक्टर बी आर मुल्लिक ने इसको डिस्कस किया कि इन सारी चीज़ों ने एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के लिए एक स्टिमुलस का काम किया। इस लिहाज से ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट साबित हुआ कि जिस टाइप का लिटरेचर ऑलरेडी एंग्लो सेक्सन्स लिख चुके थे, उनके पास मौजूद था, उस लिटरेचर को एक स्टिमुलस मिला। किससे मिला? उन राइटर्स से मिला, उन आर्टिस्ट से मिला, उन सोल्जर्स और स्कॉलर्स से मिला जो नॉर्मन अपने साथ लेकर आए थे। और ये इफेक्ट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट काम कैसे कर गया? ये काम ऐसे कर गया कि जंग के बाद के जो हालात थे वो ऐसा नहीं था कि जंग जारी ही रही, बल्कि एंग्लो सेक्सन्स ने अपनी डिफीट को कबूल कर लिया था और अपने आप को एक नए लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी न सिर्फ तैयार कर लिया था, बल्कि उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल को समझा, गुजारा और ये वेल सेटल्ड हुए। इसके बाद क्या था कि इस कॉन्क्वेस्ट का, नॉर्मन्स की कॉन्क्वेस्ट का जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो क्या था? वो था लैंग्वेज। इस दौर में इस इलाके की लैंग्वेज 3 हिस्सों में बट गई और ये तकसीम लैंग्वेज की जो थी, ये आगे यूं कहिए कि ये 3 क्लासेस की डिस्टिंक्शन बनी, या अमली तौर पर जो कॉमनर्स थे वो 2 लोगों की जो है वो, जिसे हम कहें कि जो ताकत की जंग थी, ये जो कॉमनर्स थे उस जंग में पिस के रह गए थे। चर्च लैंग्वेज लैटिन थी। चर्च का ताल्लुक था रोमन कैथोलिक चर्च से, वो मरकज़ मानते थे इटली को, तो इसलिए चर्च की ज़ुबान क्या थी? चर्च की ज़ुबान थी लैटिन, लैटिन लैंग्वेज। ये लोग चाहते थे कि मुआशरे में लैटिन लैंग्वेज जो है वो ओवर पावर करे, वो डोमिनेट करे, ताकि रिलीजन की जो अथॉरिटी है, रिलीजन की जो पावर है, रिलीजन का जो कंट्रोल है सोसाइटी पर, वो और मजबूत हो। उसके बाद जो
नोबिलिटी थी, नोबिलिटीज लैंग्वेज इनकी फ्रेंच थी, यानी जो मोनार्क्स थे, जो अफसर शाही थी, जो शोरफा थे, उमरा थे, इस मुआशरे के अमीर लोग थे, जेंट्री जिसको हम कहते हैं, नोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, इनकी लैंग्वेज क्या थी? इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। और जाहिर है कि फ्रेंच जो है वो विक्टर्स थे, फातहीन थे, तो ये अपनी लैंग्वेज को फर्दर एम्पावर करना चाहते थे, मतलब एम्पावरिंग थ्रू लैंग्वेज। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको एडवर्ड सैड ने कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में लिखा। ये वही कॉन्सेप्ट जिसको सिग्निफायर और सिग्निफाइड की थ्योरी में आपने पढ़ा। ये वही कॉन्सेप्ट जिसको कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा क्रिटिसिज्म में। तो कॉन्सेप्ट वही था कि लैंग्वेज कौन सी डोमिनेट करेगी, उसकी जो मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, लैंग्वेज किसकी डोमिनेट करेगी? उसकी जो मोस्ट पावरफुल है। और मोस्ट पावरफुल जाहिर है कि ये लोग फ्रेंच थे, तो ये चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा तरवीज मिले, इसको ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो कॉमनर्स की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। ये जो लोअर वर्किंग क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, इन लोगों की लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी। इस टसल का नतीजा क्या निकला? लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश की टसल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगले 300 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं हुआ। आखिर में जाके होता है जब विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर आते हैं, तो उससे पहले 300 साल तक कोई काबिल ज़िक्र किताब नहीं लिखी गई जो खालिस्तन इंग्लिश ज़ुबान में हो। और अगर कोई 2-4 किताबें लिखी भी गई तो उन पर भी जो फ्लेवर वाजे था, जो फॉर्म वाजे थी, वो लैटिन फॉर्म थी या फ्रेंच फॉर्म थी। यूं कहिए कि कोशिश के बावजूद इस ज़माने की, यानी फर्स्ट 3 सेंचुरीज की जो लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज, वो अपने आप को कोशिश के बावजूद फ्रेंच और इटालियन असर से आज़ाद नहीं करवा सकी थी। बात करते हैं नेक्स्ट एंग्लो नॉर्मन पोइट्री की। तो इस दौर में क्या हुआ? इंग्लिश पोइट्री डिसअपियर्ड, अंग्रेजी शायरी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। और उसकी वजह हम नीचे डिस्कस करते हैं कि क्यों गायब होगी। कोर्टली पोइट्री दैट सूटेड मोनार्क्स, दरबारी शायरी जो है वो आम हुई। और दरबारी शायरी में भी वो शायरी जो दरबार के उमरा को पसंद थी, जो उस वक्त के शहजादों को पसंद थी, शहनशाहों को पसंद थी, वो स्टाइल आम हुआ। जाहिर है फातहीन जो थे, विक्टर्स जो थे, वो अपनी तारीफ सुनना चाहते थे, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करना चाहते थे, वो ये तस्लीम करवाना चाहते थे कि हम फातहीन हैं। तो फिर यूं कहिए कि लिटरेचर वही लिखा जाना था जो उनको अच्छा लगता था। ये ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता था, ये लाजमी तौर पर सब्जेक्टिव था। और इस सब्जेक्टिव में तारीफ किसकी थी? दरबारी शायरी आपको पता है कि दरबार के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं लिखी जा सकती, हुकूमत के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं लिखी जा सकती, तो ये नहीं थी। और ये ऐसा क्यों था? नो पर्सनल चॉइस। इस दौर के राइटर्स के पास अपनी पर्सनल चॉइस नहीं थी कि जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं, वो उसको लिखें, बल्कि वो मजबूर थे कि वो चीज़ लिखें जो दरबार वालों को अच्छी लगती है, वो चीज़ लिखें जो ताकतवर लोगों को अच्छी लगती है, चाहे वो मुआशरे के लिए अच्छी हो या ना हो, एक कॉमन मैन उसे दुरुस्त समझता हो या ना समझता हो, इसकी गर्ज नहीं थी। तो इसकी वजह क्या थी? दैट्स वाई एनोनिमिटी वाज कॉमन। इस दौर में फिर एनोनिमसली लिखा जाता था। और यही वजह है कि एंग्लो नॉर्मन दौर की बहुत सारी पोइट्री जो है वो रिकवर नहीं हो सकी, वो ज़ाया हो गई, उसको महफूज नहीं किया जा सका, क्योंकि बेनामी शायरी थी। ठीक, और बेनामी क्यों थी? क्योंकि पोइट के पास, राइटर के पास अपनी मर्जी का लिखने का जो है वो आज़ादी नहीं थी। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने एंग्लो सेक्सन्स की लाइफस्टाइल पर क्या असर डाला, सोसाइटी पर क्या असर डाला, उनकी लैंग्वेज पर क्या असर डाला, पोइट्री किस तरह से मुतासिर हुई, और ओवरऑल जो राइटर्स थे वो इतने मुतासिर हुए कि जो कुछ अच्छा, बेहतर और सच लिखना चाहते थे उन्होंने फिर एनोनिमसली लिखा, उन्होंने बेनामी में लिखा, और उनका काम जो है वो रिकवर नहीं हो सका, महफूज नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है इस दौर के रोमांसेस, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। रोमांस इस दौर का जो है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म थी एंग्लो नॉर्मन की। और ये मशहूर क्यों थे? नोटेबल फॉर देयर स्टोरीज एंड पोइट्री। ये रोमांसेस मशहूर थे अपनी बेहतरीन स्टोरी की वजह से और अपनी बेहतरीन पोइट्री की वजह से। इन्हें बारो कहाँ से किया गया था? बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच। अगेन वो जो हमने पहले डिस्कस किया कि अंग्रेजी ज़ुबान इस दौर में जो है
وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکی تھی لیٹن اور فرینچ ایفیکٹ سے. تو یہ سارے لیجنڈز، یہ سارے چیزیں، یہ سارے آئیڈیاز، یہ ساری فارمز، یہ کہاں سے بارو کی گئی؟ اگین یہ لیٹن اور فرینچ سے بارو کی گئی. اور یہ کہانیاں، یہ رومانسز کن لوگوں کے متعلق ہوتے تھے؟ یہ کنگ آرتھر کے متعلق تھے، یہ الیگزینڈر دی گریٹ کے متعلق تھے، یہ وار آف ٹرائے کے متعلق تھے. مطلب یوں کہیے کہ اس طرح سے ایک غیر واضح طور پر ایک حوصلہ دیا جا رہا تھا، ایک کریکٹر سٹیج پہ دکھایا جا رہا تھا پوئٹری کے تھرو کہ بہادری کیا ہے، ہمت کیا ہے، اور جرت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یوں کہیے کہ ایک طرح سے حوصلہ دینے کے لیے، کیونکہ یہ سارے ادر دین کنگ آرتھر، یہ جو لوگ تھے یہ مقامی ہیرو تو نہیں تھے، وہ تو سارے کا سارا گریک لٹریچر تھا. تو ایسے صورت میں یوں کہیے کہ ایک ہارے ہوئے لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ ایک ہیرو کو سنگ کیا جاتا، اس کی تعریف کے گن گائے جاتے، تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہیرو ورشپ کا کانسیپٹ ہے وہ زندہ رہتا، اور اگر بعد میں کبھی اس کی ضرورت پڑے تو پھر اس سے کام لیا جا سکے. تو چونکہ رائٹر ویژنری ہوتا ہے تو کانسیپٹ وہی تھا، لیکن رائٹر کے پاس کیا تھا؟ ایک لمیٹڈ کینوس تھا، ایک ڈیفائنڈ ایریا تھا جس کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنا سارا کام کرنا تھا. اس کے بعد ہے اس دور کی دوسری چیزیں تھی میریکل پلیس. میریکل پلیس کو مسٹری پلیس بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیا تھا؟ بیبلیکل سٹوری آف مین. میریکل پلیس جتنے کے جتنے بھی تھے، اس میں جو انسان کی تخلیق، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور پھر جنت سے بے دخل کیے جانے کی جو بائبل کی کہانی تھی، وہ اس کو فوکس کیا گیا. اگین کیا تھا؟ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر قابو کرنا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ موویز دیکھتے اس میں دیکھیے او ایم جی انڈین مووی یا پی کے، تو جو ساری اس میں پریکٹسز ہیں آپ بڑی اچھی طرح سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کیا تھی کہ مذہب کے ذریعے لوگوں کو قابو کیا جائے، مذہب کے ذریعے حکومت کو مضبوط کیا جائے. تو شاید یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ریلیجیس پرسپیکٹیو میں انسان کی تخلیق، اس کی جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس، اور پھر وہاں سے جو ایگزائل ہے جنت سے، پیراڈائز سے، یہ اس کے موضوعات تھے. میریکل پلے کو مسٹری پلے بھی کہا جاتا ہے. موریلٹی پلیز کیا تھے؟ وار بٹوین گڈ اینڈ ایول ود ان مین سول. تو اگین کانسیپٹ کیا تھا؟ ریلیجیس تھا. یہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ تھا، یہ ثواب اور گناہ کا کانسیپٹ تھا، یہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ تھا. اگین اس کانسیپٹ کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ریلیجن تھی. اور پیچھے مائنڈ میں اصل فلسفی کیا تھی؟ کہ لوگوں کو ڈرائے رکھنا، لوگوں کو تابع بنائے رکھنا، کہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے کرائسٹ کی نافرمانی سے آپ لوگ ریڈیمشن نہیں حاصل کر سکیں گے، اسی طرح سے اگر چرچ کی نافرمانی کریں گے تو پھر بھی نتائج کچھ اچھے نہیں ہوں گے. آپ یوں کہیے کہ اس دور میں نوبیلٹی اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے سہارا لے رہی تھی ریلیجیس گروپس کا، اور چرچ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سہارا لے رہا تھا کس کا؟ نوبیلٹی کا. تو دونوں کلاسز مل کے جس طبقے پر حکومت کر رہی تھی وہ کامنرز تھے، اور یہی ہر دور میں ہوتا آیا ہے. نیکسٹ ہے اس دور کا جو پہلا بڑا رائٹر ہے وہ ولیم لینگ لینڈ. ٹھیک ہے، اس کی اویژن آف پائرس دا پلو مین. اس نے کس پر لکھا؟ اس نے لکھا کرپٹ ریلیجیس پریکٹسز. مذہب کے نام پر جو کرپشن ہو رہی تھی اس نے اس پر لکھا، مورل کرپشن پر لکھا. اس کو کہا جاتا ہے کہ وائس آف لوور کلاسز، وائس آف دا وائس. اس دور کے جو پسے ہوئے طبقات تھے یہ ان کی آواز بنا. اس دور کے جو عقل مند لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ مذہب میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہو رہا، یہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اٹ از ناٹ بیسڈ آن جسٹس. تو آپ یوں کہیے کہ یہ اس دور کا تبدیلی کا شاعر تھا. اس نے سیٹائر لکھا. ٹھیک ہے، آپ یوں کہیے کہ یہ پہلا بندہ تھا انگلش لٹریچر میں جس نے سیٹائر کی بنیاد ڈالی. اس نے گورنمنٹ پہ سیٹائر کیا، اس نے چرچ پر سیٹائر کیا، اور اس سیٹائر کو پھر ایک عوامی مقبولیت ملی ان لوگوں کی طرف سے جو ڈپریسڈ تھے، جو کامنرز تھے، جو لوور کلاس تھی، اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے دانشور تھے، تھنکر تھے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وائز پیپل آف دا سوسائٹی، انہوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. تو یہ ایک مضبوط آواز بنا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا حبیب جالب تھا، یہ اس دور کا فیض احمد فیض تھا جس نے تبدیلی کی بات کی، جس نے حکومت اور چرچ دونوں پر تنقید کی. اگلا بندہ ہے جی جان گاور.
कॉन्फेशन अमेंटिस लिखी। इसकी जो शायरी थी वो क्या थी, वो कोर्टली पोइट्री थी, दरबारी शायरी थी, लेकिन इसकी वजह शोहरत दरबारी शायरी नहीं है, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस दौर के लिटरेचर में वो दरबारी शायरी तो है, लेकिन इससे भी बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो इसका कंट्रीब्यूशन है कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर किया फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसने क्या किया, चौसर्स मेट था प्रिपेयर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द फ्यूचर। इससे क्या मुराद है, ये चौसर का साथी था, ये चौसर का कुलीग था। इसने क्या किया, इसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रून किया, इसने इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच किया, उसको एक शेप दी, शक्ल दी, एक बुनियाद डाली खालिस्तान अंग्रेजी की, उस अंग्रेजी की जो फ्रेंच और इटालियन इफेक्ट से आज़ाद हो, और इसने इस लैंग्वेज को तैयार किया आने वाले ज़माने के बेहतरीन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो जॉन गावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही यही कि इसने इंग्लिश को तैयार किया, किसके लिए, आने वाले ज़माने के लिए, आने वाले ज़माने के बेहतरीन लिटरेचर के लिए। तो ये था। उसके बाद है चौसर, इसको हम कहते हैं कि रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब ये आपने कैंटरबरी टेल्स में भी पढ़ा कि ये क्यों था। इसने जो काम जॉन गावर ने स्टार्ट किया था उस काम को चौसर ने पाया तकमील तक पहुंचाया, और वो काम क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज को लैटिन और फ्रेंच इफेक्ट से आज़ाद करना। अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड अफेयर्स, इसे क्या कहा जाता है कि चौसर क्या था, चौसर वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड अफेयर्स, मतलब पढ़ा लिखा आदमी था। आपने उसमें कैंटरबरी टेल्स में पढ़ा कि इसकी लाइफ कैसी थी, दरबार से भी मुंसलिक रहा और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहा कोर्ट की तरफ से। तो जहाँ दीदा आदमी था। फिर हमने पढ़ा कि इसके 3 पीरियड्स ऑफ लाइफ थे, इटालियन पीरियड, फ्रेंच पीरियड, इंग्लिश पीरियड। तो इसने तीनों जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस थी उनके कल्चर को करीब से देखा, उसका हिस्सा रहा। और फ्रेंच और इटालियन पीरियड के जो उस वक्त के अच्छे थिंकर्स थे, पोइट्स थे, उनको मिला और उनके काम पढ़े, उनकी जो राइटिंग्स थी उनको देखा, क्लोजली उनको ऑब्जर्व किया, और इसलिए इसको कहा जाता है कि अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड अफेयर्स। रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स, चौसर का दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था कि पोइट्री में इसने रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए। मिस्ट्री और मेरेकल प्ले में सारे के सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं थे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको फर्ज किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विलियम लैंगलैंड की, तो विलियम लैंगलैंड अपने आप को प्रॉफिट एज्यूम करता है अपनी पोइट्री में, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है चौसर का कि इसने रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए। प्रोलोग में देखें, आपको कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलता जो उस वक्त के इंग्लैंड में पाया ना जाता हो। अगली खूबी क्या थी कि निगलेक्टेड लैटिन एंड फ्रेंच ट्रेडिशंस, इसने कैंटरबरी टेल्स में इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो लिटरेचर की उस वक्त लैटिन और फ्रेंच ट्रेडिशंस थी उनको निगलेक्ट किया और खालिस्तान इंग्लिश ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग लिखा। नेक्स्ट क्या है, ड्रामेटिकली ट्रू पोइटिक कैरेक्टर्स। ड्रामेटिकली ट्रू पोइटिक कैरेक्टर्स का मतलब है कि इसने प्रोलोग में जो कैरेक्टर्स लिखे वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ड्रामा में आप कोई जीता जागता कैरेक्टर देख रहे हो। वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर को जहन में लाइए, आप प्रायरस के कैरेक्टर को जहन में लाइए, पार्टनर के कैरेक्टर्स को जहन में लाइए, और फिर देखिए कि कितने लतीफ़ अंदाज में चर्च की करप्शन जो है उसको वाजे की पार्टनर के कैरेक्टर के ज़रिए, और जो कोर्ट से रिलेटेड कैरेक्टर्स थे उनकी दर्जाबंदी, मुआशरे की दर्जाबंदी को जाहिर किया किसके ज़रिए, प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स के ज़रिए। तो इसकी डिटेल्स आप प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स में भी पढ़ चुके होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और ये सारी चीज़ें कहाँ से डिस्कस की गई हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर B.R. मुल्लिक। आई होप कि पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सही कहानी हुई है।